हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में। इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है पार्ट 1 करके, और ये इंडस्ट्रीज इन इंडिया का पार्ट 2 वाला वीडियो होगा। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पे उस वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 वाला वीडियो। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट 2 वाला देखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूं तो जाहिर है पढ़ने लिखने वाले एजुकेशन चैनल है हमारा, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है, ठीक है, मैप पॉइंटिंग से रिलेटेड या ज्योग्राफी के किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है किसी भी टॉपिक से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा था इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन है तो वो है ईस्टर्न पार्ट में। इसीलिए कभी कभी इंपॉर्टेंट रेफरेंस में आ जाता है क्वेश्चन की डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन ईस्ट इंडिया। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में इतना कॉन्सेंट्रेशन क्यों आया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसका बताना है आंसर। ठीक है, कभी कभी सिर्फ इंडिया दे देता है, कभी कभी स्पेशली ईस्ट इंडिया पूछता है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में सबसे ज्यादा ईस्टर्न और थोड़ा सा साउथ वाला पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ईस्ट वाला पार्ट में अगर हम लोग नजर डालें तो आता है इसमें वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उड़ीसा का आप राउरकेला में जाइएगा तो वहां पे आपको राउरकेला स्टील प्लांट देखने को मिलेगा। तो हालांकि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटका। कर्नाटका में भद्रावती कर्नाटका में पड़ता है, तो भद्रावती स्टील प्लांट भी है। ठीक है, तो ये 5 स्टेट इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ईस्ट इंडिया के हिसाब से अगर पूछे तो ये 3 स्टेट का आपको बारे में बताना है। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया कि भारत में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो इन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, अब पहले हम लोग इन सब के बारे में बताएंगे। तो क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो वो उसका आपको स्पेशली आपको लर्न करके रखना है, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सको। अब आते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना वो एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जिसका रॉ मटेरियल मिनरल हो, यानी उसका जो रॉ मटेरियल हो वो माइनिंग करके आया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या यूज होगा? आयरन ओर। ठीक है, अब आयरन ओर कहां से आता है? माइनिंग करके, यानी जमीन के अंदर से माइनिंग करके निकाला जाता है। ठीक है, और ये एक टाइप का इम्प्योर रॉ मटेरियल है। इम्प्योर रॉ मटेरियल मतलब जैसे कि आयरन और आया, ठीक है, अब उससे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में उसमें काम चल रहा है, फैक्ट्री में काम चल रहा है, तो उसके बाद कुछ फिनिश प्रोडक्ट भी तो बनेगा ना प्रोसेसिंग करने के बाद। तो फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद उसका जो वेट है, वजन जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए वो एक इम्प्योर रॉ मटेरियल है। तो क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि जो आयरन एंड स्टील जो आयरन ओर जो है वो किस टाइप का रॉ मटेरियल है, प्योर है ना इम्प्योर है। ठीक है, तो आपको लिखना है प्योर, इम्प्योर रॉ मटेरियल है। ठीक है, इम्प्योर रॉ मटेरियल है आयरन ओर। ठीक है, अब इसका फैक्टर्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देख लेते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर। तो देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन सब इलाकों में इतना फैलने का वजह यह है कि आयरन ओर जो है वो इन्हीं सारे इलाकों में पाया जाता है। चैप्टर पार्ट 1 जब आप देखोगे तो मैंने एक बात बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये हमको बताते हैं कि इंडस्ट्री हमको कहाँ पे लोकेट करना चाहिए, यानी इंडस्ट्री कहाँ पर होना चाहिए, उसके कुछ फैक्टर्स होते थे। आयरन रॉ मटेरियल्स था, ट्रांसपोर्ट था, लेबर था, कैपिटल था। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको देखकर ये लगाया जाता है कि हाँ इंडस्ट्रीज हमको यहाँ पर लोकेट करना चाहिए, इंडस्ट्री हमको यहाँ पे बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आप ही की अगर बात करूं तो आप किन इलाकों में रहना चाहिए? क्या आप एक ऐसे इलाके में रहना चाहेंगे जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट का भी तकलीफ होता है, ठीक है, आबादी भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं, यानी कमाने का कुछ जरिया भी नहीं है, लोग भी नहीं है, बेकार जगह है, क्या आप ऐसे जगहों पर रहना चाहोगे? नहीं। आप कैसे जगहों पर रहना चाहोगे? आप रहना चाहोगे अर्बन, यानी शहरी इलाका में, जहां पर सोर्स ऑफ इनकम, कुछ कमाने का जरिया भी हो, पानी का भी तकलीफ ना हो, बिजली का भी तकलीफ ना हो, ट्रांसपोर्ट का भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आप ऐसे इलाकों में रहना चाहोगे, आप थोड़ी ना बेकार से इलाके में रहना चाहोगे। ठीक उसी तरह से इंडस्ट्रीज भी वहीं पर लोकेट किया जाता है जहां पर
उसकी सुविधा की सारी चीजें वहां पर मौजूद हो। ठीक है, रावड़ किला में इतना ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जो जो सामान, जिन जिन सामानों की जरूरत होती है वो वहां पर सब कुछ मौजूद है। वहां पे रॉ मटेरियल है, वहां पे लेबर है, वहां पे कैपिटल है, वहां पे हाइडल पावर है, ठीक है, पावर सप्लाई है, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद है। इसीलिए रावरकेला में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इतना ज्यादा डेवलप है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपना पहला जो फैक्टर था अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर। देखिए, केवंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, इन सब इलाकों में और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट है, मैं उतना नाम नहीं लेने जाऊंगा। ठीक है, तो इन सब डिस्ट्रिक्ट जो इन तीनों का है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का, तमिलनाडु का, फिर कर्नाटका का, इन सारे इलाकों में आयरन ओर के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए आयरन ओर, वो मौजूद है। इसीलिए वहां पर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। कोल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कोयला। देखिए, झारखंड में अगर आप नजर डालिएगा तो झारखंड में गिरिडीह है, ठीक है, रामपुर है, बर्नपुर है, इन सब इलाकों। फिर आपने वो फिल्म देखी होगी गैंग्स ऑफ वासीपुर, उसमें जो वासीपुर है वो झारखंड में ही पड़ता है, तो वहां पे भी कोयला ज्यादा पाया जाता है। बंगाल में आप आइएगा तो आसनसोल हो गया, रानीगंज हो गया, ठीक है, रानीगंज आसनसोल में आप देखिएगा कोयला की बहुत सारी माइनिंग होती है। ठीक है, तो इन सब इलाकों में कोयला की जरूरत होती है। ठीक है, एज अ फ्यूल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में 97% जो कोल है वो इन्हीं सारे इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, 80% आयरन ओर इन्हीं सारे इलाकों में पाया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रॉ मटेरियल, अदर रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? अदर रॉ मटेरियल में आपका लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, टंगस्टन है, निकल है। ठीक है, ये सारे इलाके, ये सारे अदर रॉ मटेरियल्स की गिनती में आते हैं। क्या क्या? डोलोमाइट, लाइमस्टोन, टंगस्टन, निकल, ये सारे के सारे अदर रॉ मटेरियल्स है जो कि इन्हीं सारे इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब का भी आप ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा सुविधा है, ट्रांसपोर्ट का। अब जैसे कि आप उड़ीसा में जाइएगा तो उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट। ठीक है, पारादीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इससे क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड है। हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट कहाँ पे? बंगाल में है। हल्दिया पोर्ट बंगाल में है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है, वाटरवेज के जरिए, पानी के रास्ते से पानी जहाज को एक कंट्री से दूसरा कंट्री में ट्रेड किया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है। और वाटरवेज का जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम आता है। उतना ज्यादा प्लेन, जैसे एरोप्लेन से भेजोगे तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, पानी के रास्ते से भेजेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें खर्चा बहुत कम आता है। ठीक है, तो पारादीप पोर्ट हो गया उड़ीसा में, हल्दिया पोर्ट हो गया बंगाल में। तो ये सारे क्या है? ट्रांसपोर्ट का ही तो जरिया है। फिर रोडवेज भी अच्छा कनेक्ट है, रेलवे भी अच्छा कनेक्ट है, एयरवेज तो है ही। ठीक है, वो वाटरवेज हो गया। तो ये सब थोड़ा कुछ समझ के रखना। वाटर देखिए, वाटर में अगर आप देखिए तो वेस्ट बंगाल में क्या है? दामोदर रिवर है, झारखंड में स्वर्ण रेखा है, उड़ीसा में महानदी है। तो ये तो वाटरवेज हो गया, मतलब वाटरवेज बोल रहा हूँ, सॉरी, वाटर का यहाँ पे तकलीफ नहीं होता है क्योंकि पानी इन सारे नदियों से मिल जाता है इससे। ठीक है, तो आपको समझ में आता होगा। लेबर, लेबर देखिए, इन सारे इलाकों में ना दूर दूर जगह से लेबर, जो जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर ना गरीबी बहुत ज्यादा है। तो वहां के जो चीप लेबर है, ठीक है, सस्ते मजदूर है, वो यहाँ पर काम करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई में आप देखेंगे तो मैथुन पावर सप्लाई है, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट है, फिर हीराकुड डैम प्रोजेक्ट है, वहां पर से पावर सप्लाई आसानी से मिल जाता है, पावर सप्लाई अवेलेबल है। मार्केट में अगर आप देखें, अगर कोई भी चीज का अगर डिमांड नहीं रहेगा तो वो इंडस्ट्री कभी ग्रो ही नहीं कर सकेगा। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो सामान बनते हैं, अगर उसका मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो भी तो वो मार्केट क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा। तो मार्केट में इन सारी चीजों का डिमांड भी है, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, हर जगह पर उस तरह के प्रोडक्ट का डिमांड रहता है। तो आई होप ये आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्री आते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एक आता है लोकोमोटिव इंडस्ट्री। ठीक है, लोकोमोटिव इंडस्ट्री को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग आ जाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली बोलते हैं कार के इंडस्ट्री को, जहां पर गाड़ियां बनाई जाती है। ठीक है, इंडिया में पहले ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं किया जाता था, यानी कार्स का मैन्युफैक्चरिंग यहां पर नहीं होता था इंडिया में, लेकिन हाँ असेंबली का काम होता था। असेंबली मतलब पार्ट्स को जोड़ने का काम किया जाता था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं किया जाता था इंडिया में। ठीक है, गाड़ियों का। तो लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो पहले जो शुरुआती तरक्की हुआ वो स्टार्ट हुआ 1947 में। ठीक है, 1947 में मुंबई में
मुंबई में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड 1947 में मुंबई में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। और उसके बाद 1948 में कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। अब तक क्या समझ में आया ऑटोमोबाइल्स का? ऑटोमोबाइल्स किस तरह की इंडस्ट्री है? गाड़ियों की इंडस्ट्रीज, कार्स की इंडस्ट्रीज, ठीक है। और पहले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं किया जाता था, लेकिन हाँ असेंबली का काम यानी पार्ट्स को जोड़ने का काम किया जाता था। उसके बाद इसका जो सही डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो 1947 में, जब मुंबई में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का स्थापना किया गया, और 1948 में कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके बाद से अब तक ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल का जो मेन सेंटर्स है इंडिया में वो कहाँ कहाँ है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, इंदौर, लखनऊ, ठीक है, पूना, इन सब जगहों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा तरक्की की है इंडिया के, ठीक है। इन सब इलाकों को याद रखना। अब क्या है, ये सब मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप अपने आंसर में कुछ यूनिट्स का नाम दे दिया। यूनिट्स मतलब कुछ कंपनियों का आप नाम दे सकते हैं। जैसे 2 कंपनी तो मैंने यही बता दिया, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड। इसके अलावा टोयोटा उद्योग है, मारुति टोयोटा लिमिटेड है, मारुति उद्योग लिमिटेड है, टाटा कंपनी है, ठीक है, आनंद महिंद्रा आनंद है। तो इन सब कंपनियों का आप नाम दे सकते हो अपना आंसर कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लोकोमोटिव इंडस्ट्री का। लोकोमोटिव इंडस्ट्री इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब लोकोमोटिव इंडस्ट्री बेसिकली इंजन्स बनाती है, जो ट्रेन के जो इंजन्स होते हैं वो बनाती है। इंडियन रेलवे अपना जरूरियात का सारा चीज वो खुद ही बनाती है, जैसे कि इंजन हो गया, कोच हो गया, वैगन्स हो गया, ठीक है। अब ये सब बनाती है। तो देखिए इंजन 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का इंजन होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? पहले तो है स्टीम इंजन, ठीक है। स्टीम इंजन जो कि एकदम पुराने जमाने में चला करता था, जिसे ट्रेन से चलते वक्त धुआं निकलता था, उसको स्टीम इंजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आया डीजल इंजन आया, और अभी है इलेक्ट्रिक इंजन, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन। तो ये 3 टाइप का इंजन होता है। अब देखिए इंडिया में सबसे पहले स्टीम इंजन चला करता था, लेकिन अब चलता है डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। ज्यादातर इलेक्ट्रिक इंजन चला करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखिए ये स्टीम इंजन चूंकि धुआं होता था तो एयर पॉल्यूशन होता था, एनवायरमेंट पॉल्यूट होता था, ठीक है। ये इको फ्रेंडली नहीं था। जबकि अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल इंजन का, ठीक है, ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता। तो इंडिया में लगभग 1972 के बाद से स्टीम इंजन को बंद कर दिया गया है, ठीक है, और अब इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल होता है। इंडिपेंडेंस से पहले यानी आजादी से पहले इंडिया में रेलवे इंजन नहीं बना करता था। हाँ असेंबलिंग होता था, और कुछ जगह पर जैसे कि अजमेर हो गया, कंचनपाड़ा हो गया, वहां पर रेलवे इंजन को बनाया भी जाता था, लेकिन ज्यादातर असेंबलिंग का काम ही होता था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगहों पर लोकोमोटिव इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसमें से एक इंडस्ट्री है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क में भी देखिए पहले स्टीम इंजन ही बना करता था, लेकिन स्टीम इंजन 1972 के बाद से, ठीक है, 1972 के बाद से ये जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क है ना, ये 1948 में कायम किया गया था, ठीक है। 1948 में 1972 तक स्टीम इंजन बनाया जाता था, लेकिन उसके बाद से स्टीम इंजन का यहाँ पर बनना बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन ही बना करता है। देखिए ये जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स था ना, जिसको 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, वहां पर स्टीम इंजन का काम 1972 तक हुआ था। तो ये तो था बंगाल में, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे कायम हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था ना, ये वेस्ट बंगाल में आता है, तो ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इतना लोकलाइजेशन यहाँ पर हुआ, तो इसका कुछ फैक्टर्स भी होगा। तो क्या फैक्टर्स था? पहला फैक्टर तो ये था कि यहाँ पर
जाहिर सी बात है ये किस चीज का इंडस्ट्री है, लोकोमोटिव इंडस्ट्री, मतलब इसमें स्टील का जरूरत पड़ेगा क्योंकि इंजन्स बेसिकली स्टील और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का उसमें रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। तो स्टील प्लांट जो नियर बाय स्टील प्लांट होते थे, क्योंकि मैंने बताया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जहां पर स्थित है उनमें से एक इंपॉर्टेंट सेंटर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आसपास का जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था, स्टील प्लांट, वहां से स्टील मिल जाता था, ठीक है। तो उससे भी लोकलाइजेशन हुआ, फिर चीप लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, और उसको हाइडल पावर भी मिल जाता था, यानी पावर सप्लाई भी आसानी से अवेलेबल था उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इतना ज्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है। अब चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अलावा भी बहुत सारे लोकोमोटिव इंडस्ट्री है, जैसे कि एक था भेल, ठीक है। भेल का आपने नाम सुना होगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नाम जरूर सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भी एक लोकोमोटिव इंडस्ट्री है। तो भेल में क्या होता था, देखिए भेल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का इंजन होता है, क्या क्या, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, ठीक है। तो इसमें से जो डीजल इंजन है ना, डीजल इंजन बनने का सारा काम भेल में होता है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, याद रखिएगा। उसके बाद एक और फेमस लोकोमोटिव इंडस्ट्री था, ठीक है, लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में, ठीक है, सब याद रखिएगा। लोकोमोटिव वर्क एट वाराणसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, ठीक है, 1964 में लोकोमोटिव वर्क एट वाराणसी में इस्टेब्लिश किया गया था। 1972 तक यहाँ पर स्टीम इंजन बनाया गया, उसके बाद इसकी जगह ले ली है किसने, इलेक्ट्रिक इंजन ने, यानी 1972 के बाद से स्टीम इंजन का बनने का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या बनने लगा वहां पे, इलेक्ट्रिक इंजन, ये डीजल इंजन, ठीक है। अब एक और नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव वर्क, ठीक है, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव वर्क, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में, ठीक है, 1951 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका क्योंकि एक लोकोमोटिव इंडस्ट्री है तो इसमें भी काम वही था कि पहले स्टीम इंजन बनाया जाता था, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन बनाया जाने लगा यहाँ पर। और ये टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव वर्क जो है, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव वर्क, इसको जाहिर है ये टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव वर्क है जो कि 1951 में एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ, जमशेदपुर झारखंड में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, है ना, जमशेदपुर झारखंड में। और यहाँ पर स्टीम इंजन का काम याद रखिएगा, यहाँ पे एक बार मैं पूछूंगा, लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में 1972 तक, ठीक है, 1972 तक स्टीम इंजन का काम हुआ था, यानी बना था, उसके बाद से इलेक्ट्रिक इंजन बनने लगा। लेकिन टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव वर्क जो कि जमशेदपुर में है, 1951 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर 1970 तक स्टीम इंजन बनाया गया, उसके बाद से इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ पर बनाया जाने लगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको लोकोमोटिव इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा, शुरू से लेके एंड तक मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम लोग आ जाते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में पेट्रोकेमिकल तैयार हो रहा है। पेट्रोकेमिकल क्या है, पेट्रोकेमिकल है कुछ कंपाउंड से, केमिकल से, जो पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या चीजें बनती है, इससे बनती है सिंथेटिक फाइबर बनता है, प्लास्टिक बनता है, ठीक है, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स हो गया, ड्रग्स हो गया, फार्माक्यूटिकल हो गया, ठीक है, डिटर्जेंट हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें बनती है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री अभी का मॉडर्न टाइप का इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही तेजी से, कुछ साल में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें जिसका मैंने अभी आपको नाम बोला है, ये सारी चीजें अभी लगभग हर इंसान यूज करता है, ठीक है, हर आदमी इन सब तरह का सामान को यूज करता है। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बीते कुछ सालों में बहुत ही तेजी से ग्रो किया है, ठीक है। इसीलिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आपके 10th क्लास के सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो यूज होता है, उन रॉ मटेरियल्स का नाम आप याद रखिएगा। रॉ मटेरियल्स यूज होता है जैसे कि नैफ्था हो गया, रिफाइनरी गैस हो गया, ठीक है,
रिफाइनरी गैस, उसके बाद एक होता है नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सारा रॉ मटेरियल है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें बनती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये क्या होता है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं, इसीलिए इस इंडस्ट्री का नाम है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इंडिया में जो सबसे पहला पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कायम किया गया था वो कायम किया गया था 1966 में, ठीक है, एट ट्रॉम्बे, ठीक है। और उसका नाम था ट्रॉम्बे, ठीक है। 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसको बनाया गया था कहां पर, ट्रॉम्बे में, ठीक है। उसका नाम था यूनियन कैब्राइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये इंडिया का सबसे पहला पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री था, ठीक है, जिसको ट्रॉम्बे में बनाया गया था 1966 में, और उसका नाम था यूनियन कैब्राइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एक चीज होता है आईपीसीएल, ठीक है, यानी इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सब चीज नाम आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म, ठीक है, लिखने में आपको आसानी होगी और इससे इंप्रेशन भी पड़ता है एग्जाम में। आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसको कायम किया गया था 1969 में, ठीक है, 1969 में। और ये क्या था, पब्लिक इंटरप्राइज था, यानी ये एक सरकारी कंपनी थी, ठीक है, जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को कायम करती थी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज जो होती है उसको बनाती थी। जाहिर है वो सरकारी क्या बोलते हैं, सरकारी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो आईपीसीएल ने, ठीक है, आईपीसीएल ने 1973 में, आईपीसीएल ने 1973 में मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया था। कहां बनाया था, वडोदरा में। कहां बनाया था, वडोदरा में। और ये अब तक का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, लेकिन किसमें, पब्लिक सेक्टर में। किसमें, पब्लिक सेक्टर में, यानी गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। नाम क्या है, मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। और कब कायम किया गया था, 1973 में, ठीक है। कब कायम किया गया था, 1973 में मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था वडोदरा में, जो कि था एक पब्लिक सेक्टर का, यानी ये एक सरकारी कंपनी था, ठीक है, सरकारी कॉम्प्लेक्स था। और इसको बनाया किसने था, आईपीसीएल ने, ठीक है, जो कि कब कायम हुई थी, 1969 में। और ये क्या था, एक पब्लिक एंटरप्राइज था, ठीक है, याद रखिएगा सब कुछ, जरा सा भी भूलिएगा नहीं। मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वडोदरा में। और ये अब तक का सबसे बड़ा सरकारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। और एक अब गवर्नमेंट का तो सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आप लोगों ने जान लिया, लेकिन प्राइवेट भी तो सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होगा प्राइवेट में। तो प्राइवेट में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है जामनगर में। कहाँ है, जामनगर, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात का जामनगर में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, लेकिन वो कैसा है, प्राइवेट है, ठीक है। ये कैसा है, ये पब्लिक है, यानी गवर्नमेंट का है, ठीक है। मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वडोदरा में जो है वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। जबकि जामनगर जो कि गुजरात में है, वहां पर प्राइवेट, ठीक है, यानी किसी एक आदमी का, प्राइवेट का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब आपने प्राइवेट का तो जान लिया और गवर्नमेंट का भी जान लिया, लेकिन एक कंपनी ऐसी, एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऐसी है जो कि प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है, यानी प्राइवेट का भी है और गवर्नमेंट का भी है, दोनों का उसमें ये है, शेयर से। उसका नाम है पेट्रोफिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, पेट्रोफिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पीसीएल, ठीक है। इसको आईपीसीएल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये है पीसीएल। ये पीसीएल क्या है, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ज्वाइंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये ज्वाइंट सेक्टर है, यानी इसमें पब्लिक का भी पैसा है और किसी प्राइवेट का भी पैसा है इसमें, ठीक है। उसको बोलते हैं पेट्रोफिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो है मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट वडोदरा, ठीक है।
और प्राइवेट में जो सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो है जामनगर, जो कि है गुजरात में। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो चीजें बनती है वो इंसान रोजाना यूज करता है। जैसे कि मुझे अगर डिटर्जेंट पाउडर यानी कपड़े धोने के लिए अगर डिटर्जेंट पाउडर की अगर मुझे जरूरत है तो जाहिर है वो रोजाना यूज हो रहा है, और जो चीज रोजाना यूज होता है उसका डिमांड भी ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर डिमांड ज्यादा होगा तो वो इंडस्ट्री उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए और भी ज्यादा इंडस्ट्रीज को लगाना पड़ेगा ताकि जो डिमांड बढ़ रहा है उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बना के रखी है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे कितने एग्जांपल दिया, 3 से 4 एग्जांपल। कितनी सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बन चुकी है अब तक, है कि नहीं? तभी ना ग्रोइंग डिमांड को पूरा किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुजरात का जामनगर में सबसे बड़ा प्राइवेट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने और भी जगह को सैंक्शन किया था, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, विशाखापट्टनम उत्तर प्रदेश में औरिया हो गया, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गया, वेस्ट बंगाल में हल्दिया हो गया, कर्नाटका में मैंगलोर हो गया, झारखंड में हाजिरा हो गया, ठीक है। तो इन सब जगहों में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कायम की थी, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था ताकि ग्रोइंग डिमांड को पूरा किया जा सके, ठीक है। आज इंडिया में काफी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है जो डिमांड को फुलफिल कर रही है, और आज इंडिया में बहुत ज्यादा तादाद में पेट्रोकेमिकल गुड्स जो होते हैं उसको तैयार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब जितनी भी डिमांड हो रही है उनको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर का एक लास्ट इंडस्ट्री है आपके सिलेबस में, उस इंडस्ट्री का नाम है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है। आपके बुक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है उसका एक डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है। उसको तो वो तो खैर एक किताबी एक डिफिनेशन है कि हाँ ये एक डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। लेकिन आईटी इंडस्ट्री होता क्या है, एक्चुअल में ये चीज क्या है? तो ये एक्चुअल में चीज जो आप लोग आज यूज करते हैं मोबाइल से, अभी मैं आपको उस मोबाइल यूज करते हैं तो इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से जानते होंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, आईटी इंडस्ट्री जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, जैसे कि आप यूट्यूब में देखते हो, आप जैसे कि अभी आपको पढ़ना है ना, वेस्ट बंगाल का ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में। आपको वेस्ट बंगाल का बुक से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको क्या करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तो वहां से एक इन्फॉर्मेशन यानी उसका कुछ आंसर आपके पास आएगा, लेकिन कैसा, लिखित में आएगा, है ना, रिटन फॉर्म में आएगा। ये तो वीडियो फॉर्म है, गूगल में रिटन फॉर्म में आएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके दोस्त आपको वीडियो कॉल में आपको बता रहे होंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता यही है कि कोई भी डेटा चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो या वीडियो कॉल के फॉर्म में हो, ये डेटा ये इंफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर हो रहा है, लेन देन हो रहा है, यही होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कोई भी डेटा जो वीडियो के फॉर्म में हो, रिटन के फॉर्म में हो, ठीक है, या कुछ भी टेक्स्ट फॉर्म में हो, वो कुछ भी हो, वो जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से वहां सेंड किया जा रहा है या कुछ मंगाया जा रहा है, यानी या तो आप किसी को सेंड कर रहे हो या आपका फ्रेंड आपको सेंड कर रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको खूब समझ में आ गया होगा। देखिए, आज से 10-15 साल पहले जब मोबाइल्स इतने ज्यादा कॉमन नहीं हुए थे तो इंटरनेट भी उतना ज्यादा आम नहीं होता। अभी तो खैर हर घर में इंटरनेट है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, ठीक है। तो उस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ था, ठीक है। मोबाइल के दाम भी पहले ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है, मोबाइल का दाम एक एवरेज है, ठीक है। इंटरनेट बहुत ज्यादा कॉमन है। आज से 4-5 साल पहले जाइएगा तो 1 GB खरीदने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ते थे, आज 1 GB 7 रुपए का पड़ता है, 1 या 1.5 GB आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉल्स भी। खैर, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कह रहा था कि वीडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, इसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में इंडिया में टोटल आईटी सेक्टर जो है उसमें इंडिया में टोटल 1 करोड़ आदमी एम्प्लॉयड है। 1 करोड़ मतलब पीपल काम करता है, 1 करोड़ पर्सन काम करता है इंडिया में आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है। और इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया में जो सबसे मेन सेंटर्स है आईटी इंडस्ट्री का, वो क्या क्या है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सारा का सारा आईटी इंडस्ट्री का मेन सेंटर्स है इंडिया में, ठीक है। और आईटी इंडस्ट्री का जो मेन कंपनी है वो क्या क्या है, डेल है,
Amazon है, TCS है, IBM है, ठीक है। ये सारी कंपनीज है जो आईटी सेक्टर्स में लोगों को एम्प्लॉय करती है। और इंडिया में जैसे कि मैंने बताया टोटल 1 करोड़ लोग काम करते हैं, ठीक है। और मेन कंपनीज मैंने क्या क्या बताया, TCS, IBM, डेल, Amazon, ठीक है। ये सारी कंपनी जो कि आईटी सेक्टर्स में जॉब देती हैं, ठीक है। और बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आईटी सेंटर्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा आईटी सेंटर्स पाए जाते हैं बेंगलोर में, इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आई होप मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बता दिया, इंडिया में कहाँ कहाँ पर है बेंगलोर के ये जो सिलिकॉन वैली है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। और आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हार्डवेयर इंडस्ट्रीज हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, यानी हार्डवेयर की चीजें जो बनाई जाती हैं। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा इंडस्ट्रीज इन इंडिया का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जैसे कि मैंने बताया कि उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।